हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम पिछले कुछ दिनों के अंदर इकोनॉमी के संबंध में जो कुछ पॉइंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे आज तो तारीख है 4 फरवरी, राइट। एंड जो पिछला एक हफ्ता गया है, आप जानते होंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। रीज़न बीइंग कि इसमें बजट हमें देखने को मिला, हमें इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिला। इसी वजह से ना इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी होलिस्टिकली हमारा जो ओनली एस एक्सटेंडेड है, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, वहीं पर ये टॉपिक्स कवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे 1 फरवरी को जो की हाईलाइट्स ऑफ बजट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड आपको मिल जाएगा। उसी तरह से 31 आपकी जनवरी थी, वहां पर यूनियन बजट के अंदर जो की टर्म्स होती हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और भी जो टर्म्स होती हैं बजट के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। एंड उसी तरह से ये इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी है वो 31 जनवरी को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी हुई है। तो ये सारे वीडियोस आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, तो इनको जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, ताकि आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट, उसके की टर्म्स, उसका स्टैटिक पार्ट, उसका करंट पार्ट, कोई भी आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो मेक श्योर आप इनको अच्छे से जाके गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE सर्वे। अब पहली बात, तो जब भी हम बात करते हैं सर्वे की, तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो सर्वे करवाया किसने गया है। द आंसर इज आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो बेसिकली सरकार के द्वारा यह सर्वे करवाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जहां पर देखा जाता है कि हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हायर एजुकेशन का मतलब क्या? अरे 12वीं के बाद की शिक्षा, उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान में रखने वाली बात और है, ये हर साल सर्वे होता है, दिस इज एन एनुअल सर्वे। सरकार ने इस पर्टिकुलर सर्वे को 2011 से शुरुआत करी थी। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भैया फैकल्टी कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों ने आर्ट्स लिया, कितने बच्चों ने इंजीनियरिंग लिया, इस तरह से उनका क्या एनरोलमेंट है, महिलाओं का क्या एनरोलमेंट है, ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अकॉर्डिंग चीजें देखी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, हमें वो पता लग जाएगा। और यहाँ पर ना सारे इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिल जाते हैं जो भी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन सब के ऊपर ये सर्वे हमें देखने को मिलता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंस 2011। यहाँ पर जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो है विद रिगार्ड्स टू टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट कितनी है, यानी कि मान लीजिए कोई एक सर्टेन एज ग्रुप की बात मान लीजिए, ठीक है ना, तो उस एज ग्रुप के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने लोग वहां पर एनरोल्ड हैं। अगर मान लो एनरोलमेंट अच्छी खासी होगी, इट विल शो कि बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। अगर एनरोलमेंट कम है, इसका मतलब है कि बच्चे नहीं जा रहे। ठीक है, किस किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, एग्जामिनेशन का क्या रिजल्ट है, कितना खर्चा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें पता लगती रहेंगी। बाकी जैसे बात कर रहा था ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, दिस इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स जो कि हमें देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है एजुकेशन की क्वालिटी को या एजुकेशन का स्तर को मेंटेन करने के लिए। दरअसल में होता क्या ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के अंदर हमें पता लगता है कि भाई जो टोटल एनरोलमेंट है वो कितना है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से कितनी एनरोलमेंट है वो GER के थ्रू पता लगती है। बाकी स्टूडेंट टू टीचर रेशो कितना है, ऐसा तो नहीं कि एक टीचर है और वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तब कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अटेंशन मुश्किल हो जाती है। जेंडर पैरिटी, मेल और फीमेल के बीच में कितनी पैरिटी है, उसी तरह से पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, एक स्टूडेंट के ऊपर कितना खर्च किया जाता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब देखो इस पर्टिकुलर सर्वे की अगर हम बात करें ना, तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको ना मेंस के अंदर स्पेशली हेल्प हो जाएंगी। हालांकि प्रीलिम्स के अंदर भी अब तो ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं कि GER बढ़ा है या कम हुआ है, बट फिर भी मेंस के अंदर ये ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। जब भी एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, या लेट से आपको वुमेन एजुकेशन का, वुमेन स्टेटस में क्या इश्यूज हैं, ऐसा कुछ भी लिखना होगा, वहां पर आप इन डेटा को पक्का यूज कर सकते हो। चाहे वो जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात कर लो या GS पेपर 3 की बात कर लो, दोनों में इसका आपका यूटिलाइजेशन अच्छा खासा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ना ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 2014-15 से ना हमें एक अच्छी लाइन के ऊपर है। 2014-15 में जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था वो लगभग 23% था। 2020-21 में ये 27% हो गया, और इस साल जो सर्वे आया है 2021-22 का जो सर्वे देखने को मिला है, उसके हिसाब से ये नंबर बढ़ गया है 28.4।
उसी तरह से जैसे मैं बात कर रहा था, जेंडर पैरिटी भी ये बताता है, तो वो कैसे पता लगता है? हमारे फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से। वहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिला है। फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28.5% हो चुकी है एज कम्पेयर टू 27.9% लास्ट ईयर के। उसी तरह से बात करें आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो वहां पर भी लगभग 2% का इंक्रीज देखने को मिला है। ओबीसी एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुई है। पिछले 10 साल 7-8 साल की बात करें तो 2014-15 में जो नंबर 1 करोड़ 13 लाख था, अब वो 1 करोड़ 63 लाख यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ना अगर हम बात करें, देखो ज्यादातर लोग ना अंडर ग्रेजुएट तक पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में इन्हें बहुत ही कम लोग हैं। तो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पर एक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग तो पहले जाते ही नहीं हायर एजुकेशन के अंदर, फिर जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर जाते हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर जाते हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं बात करूं तो लगभग 35% ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स लेते हैं, 15% लगभग साइंस ले रहे हैं, 13% लगभग कॉमर्स ले रहे हैं, 11 से 12% लगभग आपकी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले रहे हैं। और मैक्सिमम अगर आप नोटिस करोगे इसमें, आप मैक्सिमम आपका सोशल साइंस के अंदर आ गया, आर्ट्स का ही पार्ट, उस तरह से आपका साइंस फॉलोड बाय सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट का अगर हम बात करें, तो इंडिया में ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 58% आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, 42% लगभग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें मेजर स्टूडेंट्स हैं। जैसे आप नोटिस करो, यूनिवर्सिटीज़ 58% है, पर यहाँ पर बच्चे लगभग 73% पढ़ रहे हैं, और 42% जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर लगभग 26% के करीब लोग पढ़ रहे हैं। तो ये फ़र्क भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। बाकी इंडिया में अगर आप नोटिस करो, तो 1168 यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। बाकी कॉलेजेस भी देख सकते हो, और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन का नंबर भी आप यहाँ पे देख पाओगे। टोटल फैकल्टी कितने हैं इंडिया में? तो टोटल फैकल्टी लगभग आपके 16 लाख इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 56% जो आपके हैं वो मेल हैं, एंड लगभग 43% आपकी फीमेल हैं। एक चीज़ आप नोटिस करना, जब हम बात करते हैं ना स्कूल एजुकेशन की, तो स्कूल एजुकेशन में तो फीमेल बहुत ज़्यादा होती हैं, पर जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, वहां पर फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल का नंबर है ना, वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये फर्क भी आप कहीं ना कहीं कर सकते हो बिटवीन द स्कूल एजुकेशन एंड आपकी जो हायर एजुकेशन होती है, राइट। तो ये था ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। आई होप ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारे जो यूपीएससी और साथ साथ जो स्टेट पीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। और ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, ये अवेलेबल हैं आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर, दिल्ली के करोल बाग के अंदर। उसी तरह से आप इनको लखनऊ एंड पटना, यहाँ पर भी आप अवेल कर सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए ना सहूलियत के लिए आपको एक नंबर दे दिया है, 9920613613। ये जो नंबर के ऊपर ना कांटेक्ट कर सकते हो आप। हमारे ये जो कोर्सेज हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे इन कोर्सेज के अंदर कंटेंट हमेशा इस तरह से कवर करवाया जाता है आपको लेक्चर्स के माध्यम के अंदर, कि जहाँ पर प्रीलिम्स भी, मेंस भी, इंटरव्यू, सारे के सारे आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली जो हमारा सीटीआर मॉडल है, जहाँ पर क्लास टेस्ट और रिवीजन के माध्यम से हम इंश्योर करते हैं कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलरली अपनी गलतियों से सीखते रहो, एंड अपने आप को कहीं ना कहीं और भी बेहतर करते रहो समय के साथ। यही हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है। तो आई होप ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, छोड़कर टॉपिक एक पढ़ लेते हैं विद रिगार्ड्स टू आपका सनराइज टेक्नोलॉजी। देखो एक्चुअल में ना कई बार हम लोगों को पता नहीं लगता कि आखिर ये वर्ड क्या है सनराइज टेक्नोलॉजी। देखो जब भी हम बात करते हैं ना सनराइज की, एक ऐसे समझो कि सूरज का ना उदय हो रहा है, ठीक है ना, सूरज उग रहा है, एक तरह से ऊपर ऊपर उठ रहा है सूरज, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ना हम जनरली उस पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे मैं आपको पहले सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ लेट से आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, अब आप में से कुछ लोग बच्चे पूछेंगे सर फूड प्रोसेसिंग क्या? अरे जैसे मान लो आपके पास कुछ भी था, जैसे मान लो आपके पास ऑरेंज थे, आपने इसका ऑरेंज जूस बना दिया, ठीक है ना। आपके पास कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, आपने उसके थ्रू जैम बना दिया, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। आपने कुछ आपके पास आपने सॉस बना दी किसी चीज की, ठीक है, आपके कुछ रॉ मटेरियल थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये फूड प्रोसेसिंग हो रही है। अब इंडिया में ना फूड प्रोसेसिंग बहुत ही शुरुआती स्तर पर है अभी। हम करते हैं इंडिया में फूड प्रोसेसिंग, बट बहुत ही लो स्केल के ऊपर। पर आप जानते हो यार, आने वाले फ्यूचर के अंदर ना इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एंड कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला सेक्टर है सर, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पर सूरज उग रहा है एक तरह से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सनराइज सेक्टर।
समझ पाए इस चीज को? बिल्कुल सर समझ गए, इतने अच्छे से समझाओगे तो कैसे नहीं समझ आएगा। पर सर ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सनराइज टेक्नोलॉजी का? ये भी सेम ही मतलब है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, जो इमर्ज कर रही हैं, अभी शुरुआत हुई है उनकी, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर है, पर इनका फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है आगे तक इन लोगों की जिंदगी के अंदर इम्पैक्ट करने का। सर जैसे कि, सर जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर लें, ओ हाँ सर, ये तो हमें पता है। एआई जैसे जैसे इम्पैक्ट करती जा रही है, अभी तो पता ही नहीं लगा, जैसे चैट जीपीटी अभी आया, और पता नहीं क्या क्या आएगा सर इस फील्ड के अंदर, हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर ही है हम, बट आने वाले समय के अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे बहुत एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम देख सकते हैं। आपका ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे इन सनराइज टेक्नोलॉजीज के। तो एक्चुअल में हुआ क्या है ना, बजट के अंदर भी 1 लाख करोड़ का कॉर्पस दिया गया है ताकि इन सनराइज टेक्नोलॉजीज को पुश दिया जा पाए। ये यहाँ पर ना एक्चुअली आप नोटिस करो, मैं आपको एक, वैसे मैंने बजट वाले में कवर भी किया था, पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, अगर आप इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च को देखोगे तो वो केवल 0.7% ऑफ जीडीपी है। ये अपने आप में बहुत कम है। 1% से भी कम आप नोटिस कर पा रहे हो हमारी जीडीपी का परसेंटेज हम स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। जो कंट्रीज बहुत बहुत ज्यादा आगे हैं, आप उनमें एक बार स्पेंडिंग चेक करो, वो बहुत अच्छा खासा स्पेंड करते हैं। तो हम भी चाहते हैं यार कि नहीं, हम लोग भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बढ़िया बनेंगे, हम भी इनोवेशन को और बेहतर करेंगे। तो इसी चीज को बेहतर करने के लिए 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे की बात यहाँ पे कॉर्पस एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि ना जो हाई क्वालिटी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप जानते होंगे प्रधानमंत्री जो हमारे थे, शास्त्री जी, तो शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान बोला गया, बेसिकली आपके जवानों के लिए और किसानों के लिए। फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बना दिया, क्योंकि उन्होंने साइंस की इंपॉर्टेंस को समझा। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने इसके अंदर जय जवान जय किसान जय विज्ञान के अंदर जय अनुसंधान जोड़ दिया। ये अनुसंधान और कुछ नहीं, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही होता है। तो हमारे फोकस यही है कि यार ये जो आपकी सनराइज टेक्नोलॉजीज है ना, हम इसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करें, एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसके ऊपर काम करते हुए अपनी कंट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी कि इस कॉर्पस के माध्यम से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग मिलेगी एट मतलब लो या नील इंटरेस्ट रेट, एंड इसके हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो रिसर्च एंड इनोवेशन को काफ़ी आगे तक लेके जा पाएगा इन द सनराइज डोमेन। ठीक है ना? तो इस तरह से यूथ और टेक्नोलॉजी को अगर हम कंबाइन करेंगे, हम डेफिनेटली फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट्स होंगे वो देख पाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात तो है ही नहीं। राइट? तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। देखो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि SFIO क्यों न्यूज़ में था, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, पर आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि SFIO है क्या और ये करता क्या है। देखो नाम में ही है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो बेसिकली एक ऐसा ऑफिस है जो क्या करेगा, जो बेसिकली कुछ सीरियस फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। ये तो आप समझ गए। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दरअसल में ना हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंतर्गत ना कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है। क्या मतलब इस चीज का? देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज होती है, ठीक है, अकाउंटेंसी की नॉलेज होती है, आपके कैपिटल मार्केट कैसे काम करते हैं, टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ऑडिटिंग कैसे काम करती है, लॉ वगैरह कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। ओके सर। अब जैसे मान लो लेट्स से हर्षद मेहता स्कैम वगैरह कुछ कर दिया, इस तरह का बंदा। अब कई बार ना अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी तो उसको तो यार समझने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। पर ये वाले जो लोग हैं, ये जो जो फाइनेंस, अकाउंटेंसी, आपके टैक्सेशन, कैपिटल मार्केट्स, इनके अंदर इनकी एक्सपर्टीज है। अब SFIO के अंदर यही बंदे हैं। अब ये लोग तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे इस तरह के स्कैम्स को, है कि नहीं? एक्चुअल में हो क्या रहा है ना इंडिया में, जो व्हाइट कॉलर हो गया, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं पर बढ़ते हुए फ्रॉड्स को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने के लिए, अगर मान लो कुछ गड़बड़ पता लगती है तो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, ये सारे काम कौन करता है सर? SFIO, आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स हैं जो कि इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत मिली हुई हैं। ये बात आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ और मैं आपको एग्जांपल दूं किस तरह के ये केसेस लेता है। जैसे आपके इंटर डिपार्टमेंटल कुछ फ्रॉड्स हो गए जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसी तरह से कुछ हाई मॉनिटरी, बहुत ज़्यादा पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो,
कई बार हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पूरे सिस्टम को क्लीन अप करना हो, तो वो एसएफआईओ काम कर लेता है। कुछ मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ बताया जाए कि यार ये वाला केस आपको रेफर किया जा रहा है, उसके अलावा कोई डायरेक्टर इनको रिकमेंड करे कि यार हाँ ये केस आप देख लीजिए, तो उसको भी ये सुओ मोटो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से ना आप नोटिस करोगे कि जो कंपनीज एक्ट के माध्यम से इनको थोड़ी स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं, उसके माध्यम से ये लोगों को अरेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें हमें देखी जाती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो उससे तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कोई केस आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को यहाँ पे असाइन किया जाता है, तो बाकी जो एजेंसीज होंगी वो फिर प्रोब नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या है बात, यहाँ पर ये तो एक्सपर्ट्स ही है ना ऑलरेडी, तो इस वजह से बाकियों को एजेंसीज को वो चीज़ नहीं दी जाती। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, आपके इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार की रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर जो स्टेट और सेंट्रल डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर एसएफआईओ उनके ऊपर प्रोब कर सकता है, मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी इसके हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे, और इसके टोटल 5 आपको रीजनल ऑफिस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सेंटर प्लान्स टू रिप्लेस इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। देखो आप लोगों को स्टैंप के बारे में पता होगा, जब स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करते हो। एक्चुअल में क्या होता है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने वैलिडेट करना होता है, ठीक है ना, बेसिकली उसको रजिस्टर वगैरह करना होता है, तो वहां पर इस तरह के स्टैंप पेपर्स या तो लगते हैं, या फिर उसके ऊपर आपकी स्टैंप अलग से चिपकाई जाती है, तो उनको बोलते हैं आप स्टैंप ड्यूटी। बेसिकली स्टैंप ड्यूटी कुछ नहीं है, एक तरह का आपका टैक्स ही है। क्यों लगाया जा रहा है टैक्स? ये टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आपके जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है ना, हम उनको यहाँ पे एक तरह से रजिस्टर कर पाए। समझे इस बात को? ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कि किस तरह का डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है, एग्रीमेंट की वैल्यू क्या है, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज यहाँ पे देखा जाता है। अब ये जो स्टैम्प एक्ट आया था ना, ये 1899 के अंदर आया था, और समय के साथ साथ इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1899 का एक्ट बिल्कुल भी बात नहीं करता कुछ डिजिटल ई स्टैंपिंग की, क्योंकि आप खुद बताओ वहाँ पे उस टाइम क्या होता होगा कोई, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स के रिगार्डिंग, यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन नहीं है। तो इस वजह से ना कुछ हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू ये जो 1899 का जो एक्ट है। तो बेसिकली ऐसा कह लो कि यूनिफॉर्मिटी खत्म हो चुकी है, एंड कहीं ना कहीं जो रिडंडेंसी है वो आ चुकी है, और एक तरह से ये पूरा इनऑपरेटिव बन चुका है। तो यहाँ पर कोशिश क्या है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे ये वाला एक्ट ना 30 स्टेट्स और यूटीज के एक्सटेंडेड है, बट 6 स्टेट्स ने अपने खुद के स्टैम्प एक्ट और रूल लेकर आ गए हैं। तो मिनिस्ट्री का यहाँ पे बात ये है कि इस पर्टिकुलर एक्ट को हम रिपील करें, एंड उसकी जगह के ऊपर एक नया बिल लेकर आए, जिसके बेसिस के ऊपर ना आपकी ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ई स्टैंपिंग हो गया, ठीक है ना, बेसिकली आपने स्टैम्प ड्यूटी का जो पेमेंट करना है आप उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दो। साथ ही साथ आपके जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं उनको हम मूव कर जाएं ई सिग्नेचर्स की तरफ, ठीक है ना, तो उनका रिकॉर्ड वगैरह भी रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे रह पाएंगी। और साथ में ही जो यहाँ पर अगर कोई इन चीज़ों को वायलेट करता है, तो उनके रिगार्डिंग जो पेनल्टी वगैरह लगेगी, उस पेनल्टी को भी यहाँ पे इम्पोज जो हो रही है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी आई एम श्योर आप स्टैम्प ड्यूटी के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि आपके जो अलग अलग पेपर्स होते हैं, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ लेंडिंग, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ये सबके ऊपर यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेबल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैलिड एविडेंस माना जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि इसको लेवाई किया जाता है सेंटर के द्वारा, प्रेप्रोप्रिएट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, एज पर अंडर आर्टिकल 268। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज के सेशन के अंदर हमें डिस्कस करने थे। मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, उस होमवर्क का आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चीज़ को हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो पैसा लगाया जाता है वो या तो आपका एक हो सकता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपकी एक सब्सिडी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अब जनरली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ी लॉन्गर टर्म की होती है, सब्सिडी आपकी थोड़ी शॉर्ट टर्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि भैया एमएसपी फिक्स करना है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, सभी क्रॉप्स का, तो क्या ये एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है या फिर एक सब्सिडी है? देखो बड़े आराम से आप बता सकते हो कि सर एक सब्सिडी की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट तो जब उसका लंबे समय के अंदर हम उसकी वैल्यू की एनहेंसमेंट की कोशिश करते हैं वो देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का कंप्यूटराइजेशन कर दिया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट।
उसी तरह से सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी देखो मतलब एक इन्वेस्टमेंट ही मानी जाएगी। पर आपके किसानों को फ्री बिजली दे देना, ये एक तरह की क्या होती है, ये एक सब्सिडी होती है। आपके एग्रीकल्चर लोन्स को हम वेव ऑफ कर दें, खत्म कर दें उनको, ये भी क्या है सर, ये भी एक सब्सिडी है। पर अगर मान लो अब सरकार के द्वारा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को यहाँ पे सेटअप कर दिया जाता है, इससे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन यहाँ पे होती है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, इसका सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एंड 6 विल बी द करेक्ट आंसर। एक और भी मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, दैट इज जो केसीसी आपकी स्कीम होती है, उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट मिलती है किसानों को, किस पर्पस के लिए। देखो वर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। अब आप मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, वर्किंग कैपिटल होता है तो डे टू डे रोजमर्रा की चीजों की रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करने के लिए, तो क्या ये चीजें शॉर्ट टर्म के अंदर आएंगी, बिल्कुल। आपके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो शॉर्ट टर्म में ही आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि आपका कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स, इनको खरीदना। अरे यार मुझे बताओ, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, हार्वेस्टर, क्या ये शॉर्ट टर्म किसानों को पैसा देके हो जाएगा, कि कम समय के लिए किसान को पैसा दिया एंड उसने उससे ट्रक खरीद लिया, कैसे हो जाएगा, कैसे रिटर्न करेगा आपका किसान, है कि नहीं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, कम समय के लिए, कम समय के लिए किसान को पैसा मिला, तो क्या उसके लिए भाई वो ट्रैक्टर खरीद पाएगा कि आप उसको वापस कर पाए, नहीं। उसी तरह से कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, ये भी देखो छोटे खर्चे होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, ये भी एक तरह से छोटा खर्चा है। पर अगर हम बात करते हैं फैमिली हाउस को कंस्ट्रक्ट करना, विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को क्रिएट करना, ये आपके बहुत बड़े खर्चे हैं। हाउ कैन दिस बी शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो पांचवा भी आपका गलत है। तो एक्चुअल में आपके करेक्ट कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4, these three statements are correct in this particular question। ठीक है, तो सर आज का होमवर्क क्या रहेगा, आज का आपका पहला होमवर्क रहेगा थोड़ा फाइनेंस के टॉपिक से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, तो इनका मतलब, इनका अर्थ क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके हिसाब से जो भी होगा, नीचे आप मुझे कमेंट्स में उसका आंसर डेफिनेटली दीजिएगा। दूसरा होमवर्क आपका है बिटकॉइंस के रिगार्डिंग। ये तो देखो डेफिनेटली काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आप इसको बड़े आराम से इसका आंसर तो मुझे बता ही दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जो इस हफ्ते का इकॉनमी न्यूज़ वीकली था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं, देखो 3 वीडियोस हैं। एक है जिसमें बजट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन है कि इस बार के बजट में क्या आया है, एक बजट की टर्म्स को बारे में बताया गया है, एंड तीसरा आपका इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कंप्लीट डिस्कशन है। बेसिकली जो इकोनॉमी का रिव्यू आया है, ये तीनों के तीनों वीडियोस आप डेफिनेटली देखेगा, एंड आई एम श्योर आपकी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जो आने वाले प्रीलिम्स है उसके अंदर आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।